हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, सभी को सत श्री अकाल, सभी को आदाब और सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रणय, देन वी हैव निधि, प्राची, अमन, नीरज, अंकित, धवल, रेशु, अंबुज, उर्वी, देन वी हैव राज। तो पूरी गैंग को गुड मॉर्निंग। एंड यस गाइस, फटाफट से दो चीज कंफर्म कर दो, एक तो आवाज, दूसरा बैकग्राउंड। क्या दोनों चीज क्लियर है? सो यहाँ पर आवाज और बैकग्राउंड, केवल दो चीज बताओ फटाफट से, क्या कंफर्म्ड है? एवरीथिंग इज ओके, ऑल कूल, ठीक है। सो गाइस, कल हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे उसमें से छोटा सा पार्ट अभी पेंडिंग है ना। मैग्नेटिज्म में तभी स्टार्ट करूंगा, तो 10 मिनट का मैं टाइम और लूंगा आप लोगों का, जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करवानी है मुझे। अब आप कहेंगे सर कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करानी है? कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट करानी है जिससे मेन एग्जाम में गलती ना हो। तो गाइस, कल वाले टॉपिक है थोड़ा सा जो पार्ट पेंडिंग है, मैं उस वाले पार्ट पर पहले चलूंगा। सो इसको मैं जरा ब्लैंक पेज ले लेता हूँ, थोड़ा ईजी होगा। 3 पेज ले लेते हैं, काफी है। चलो 4 ले लेते हैं। तो गाइस एक पॉइंट है, हाँ, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर। तो अपने एग्जामिनेशन पॉइंट से जो इंपॉर्टेंट है वो पार्ट ये है कि ट्रांसफॉर्मर आखिर करता क्या है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और कई बार पूछा गया है। तो मैं बिना ऑप्शन के आपसे पूछना चाहूंगा, ट्रांसफॉर्मर क्या करता होगा? एक बार मुझे बताएंगे? मधुमिता, ब्लर इसलिए हो रहा है, शायद आपके पास ना नेटवर्क का इश्यू है। नीरज बेटा, नए बैच कब से स्टार्ट होगा इसका मैं कुछ नहीं कह सकता, इसके लिए ना आपको सपोर्ट टीम से पूछना पड़ेगा। आई हैव नो आइडिया कि नया बैच कब से है। चलो, तो अब सर ये क्या करता है? तो यहां पर बुलबुल ने बोला कि सर इसका काम क्या हो गया, ये सर वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने का काम करता है। ये मैं रख लेता हूं ऑप्शन नंबर 1। कुछ लोगों के दिमाग में सर यहां पर आता होगा, अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस वाले पार्ट पे जाएंगे, बिल्कुल, क्योंकि पोटेंशियल में चेंज होगा, बिल्कुल। किसी के दिमाग में सर ये तो नहीं आ रहा है कि एसी से डीसी या डीसी से एसी, मुझे लग रहा था किसी का आएगा। देखो राहुल यादव का ऑप्शन आया है कि सर ये क्या करता होगा, ये एसी से डीसी में कन्वर्जन करता होगा। ये हो गया दूसरा ऑप्शन, ठीक है गाइस। और तीसरे जो कैंडिडेट्स हैं उन पे भी आ जाता हूं मैं। किसी के दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि सर ये डीसी से एसी में करता होगा, ये हो गया तीसरा ऑप्शन। और चौथे पे डाल देता हूं मैं ऑल। जानबूझ के मैंने कमेंट सेक्शन को ऑफ नहीं किया है, जिससे आप लोग सर इस वाले पार्ट को दिमाग में बिल्कुल सेट कर लें। गाइस, यहां पर जो बच्चे स्टार्टिंग में आंसर दे रहे थे, केवल वही बच्चे सही थे। मैं फिर से रिपीट कर दूं, सर ट्रांसफॉर्मर का जो काम होता है उसका सिर्फ और सिर्फ काम है वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना। प्लीज इस बात पर जोर देना, सर ये इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। ये जानबूझ के मैंने डिजाइनदार बना दिया कि आपको दिमाग में हमेशा सेट रहे, ट्रांसफॉर्मर का वर्क इज ओनली टू इंक्रीज और डिक्रीज वोल्टेज। इसीलिए हम लोगों ने सर पहले भी पढ़ रखा है, 11th में पढ़ा होगा सर, ट्रांसफॉर्मर एक होता था स्टेप अप, नाम से समझ में आ रहा है, स्टेप अप वोल्टेज को बढ़ा देता होगा, और दूसरा स्टेप डाउन। तो दो टाइप के ट्रांसफॉर्मर हो जाते थे, याद है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो एक वोल्टेज को बढ़ाएगा, एक वोल्टेज को घटाएगा। तो इसका एसी डीसी इन सब से कोई लेना देना नहीं है, प्लीज इस पॉइंट को याद रखना। तो मैं यहाँ पे स्टार लगा देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पे निंजा, सृष्टि, धवल, अभी एक और पॉइंट है। आई नो जिसका भी बीकॉम उसने 10वीं तक तो पढ़ा ही होगा। अब सर यहां पर जरा एक पॉइंट पर और आते हैं। तो गुरुदेव फिर ये बताओ, ये किसका काम है? फिर ये भी तो किसी का काम होगा। तो यस, ये वाला काम भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर सर ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, तो वो बात की बात है, पहले ट्रांसफार्मर का याद रखना, इसका काम सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना है, दैट्स इट। अब आप लोग देखो, कुछ लोग रेक्टिफायर, कुछ लोग इन्वर्टर कुछ लिख के दे रहे हैं, तो आइए उन पे भी चर्चा कर लेते हैं। तो चर्चा मैं बाद में करूंगा, पहले मैं आपके लिए ग्राफ बनाता हूं। अब यहां पे सर इस वाले पार्ट में जरा इरेज कर लें। चलो सर, आप लोगों को ना मैंने जब तरंगों के बारे में समझाया था, तो तरंगों वाले पार्ट में एक चीज मैंने आपको बताई थी, क्या कि सर इस तरफ जो होती थी, ये होती थी वाई एक्सिस और ये होती थी बेटा एक्स एक्सिस। कुछ याद आ रहा है? और सिमिलरली यहां पर अगर मैं इस वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस की बात करूं, तो इन दोनों ही कंडीशन में सर आपको याद होगा, जब ग्राफ का हमने सबसे पहला वाला ग्राफ देखा था, कुछ ऐसे करके देखा था। इस वाले केस में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देखो आवृत्ति सबको याद होगा, बस मेरा पॉइंट ये है, यहां पे सर आवृत्ति कितनी है? इस वाले ग्राफ में आपको क्या लगता है आवृत्ति कितनी होगी? तो जो इंग्लिश वाले हैं, सॉरी इंग्लिश वाले कैंडिडेट्स भी हमारे पास, सो बेटा आपको क्या लगता है इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? इस वाले ग्राफ में फ्रीक्वेंसी कितनी दिख रही है? सो इफ आई टॉक अबाउट द फ्रीक्वेंसी, जो इंग्लिश वाले कैंडिडेट्स हैं,
तो एक एक बच्चा पूरी गैंग जो 0 के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही है। कुछ बच्चे हो सकते हैं जो अभी बाद में ज्वाइन करे हैं, 2 या 3 लेक्चर पहले ही, तो उन लोगों को जरूर समस्या आ रही होगी। लेकिन जो पुराने वाले कैंडिडेट्स हैं, जो पूरा पहले लेक्चर से पढ़ते हुए आए हैं, सब लोगों का 0 आंसर बिल्कुल सही है। क्यों? सब फ्रीक्वेंसी क्या होती थी? आइए मैं आपको आवृत्ति का जरा याद करा दूं। सर जब भी कोई इस तरीके से आपको तरंग दिखाई देती थी, तो हम लोग क्या कहते थे? सर ये आपका ऋणात्मक, ये आपका धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव जो साइकिल थी, यहां से लेकर यहां तक, इस जगह से लेकर इस जगह तक, ये पूरी एक साइकिल मानी जाती थी, राइट? और यहां पर क्या होता था? हाँ शिवांगी, चैट ऑफ कर रहा हूं बेटा, एक सेकंड। हाँ गाइस, यहां से लेकर यहां तक एक साइकिल पूरी मानी जाती थी, एक पूर्ण साइकिल ये होती थी। लेकिन अब यहां पर क्या होता था गुरुजी, कि जैसे ही हम लोग एक सेकंड की बात करते थे, क्या कि अब हम लोग जब एक सेकंड की बात करें, तो एक सेकंड में क्या होता था? एक सेकंड के अंदर ये कितनी बार ऐसे ऐसे फ्लक्चुएशन कर ले रहा है, तो हम लोग कहते थे सर उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाती थी। यानी कि अब मैं आपको अगर ये दो ग्राफ दिखाऊं, आप पुराने कैंडिडेट्स हो चुके हैं, सबको समझ में आ भी चुका होगा। सर एक है ये ए, ये मैं बी बना रहा हूं। अरे बन जा, अरे दादा वो हैंग कर गया क्या? ओके चलो, तो यहां पे मैं बी बना रहा हूं। अब यहां पे देखिए, बताइए सर ए की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है या बी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? जो हिंदी वाले हैं सर, यहां पर बताइएगा बेटा, ए की आवृत्ति ज्यादा है या बी की आवृत्ति ज्यादा है? बी की आवृत्ति ज्यादा है, बिल्कुल सही। बेटा कैसे? ये बी की आवृत्ति इसलिए हम लोग ज्यादा कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप यहां से लेकर यहां तक की बात करें, तो सर यहाँ पे एक साइकिल हो जा रही, तो एक साइकिल में सर यहाँ पे नंबर ऑफ ऑसिलेशन ज्यादा हो रहे थे। इसलिए बिल्कुल सही कहा आपने अंबुज, सृष्टि, विलास, कि जो बी है इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, बिल्कुल सही। तो सर अब ऐसा है, हमने दो करंट्स के बारे में सुना है, याद है सर? एक दिष्ट धारा होती थी, डायरेक्ट करंट, एक होता था ऑल्टरनेटिंग करंट। तो जो पहला वाला ग्राफ है बेटा, ये है एसी, जिसको हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। और ये जो दूसरा वाला है गाइस, ये क्या है? ये है सर डीसी, जहां पे हम लोग डायरेक्ट करंट की बात करते हैं। अब पेपर में प्रश्न कैसे पूछेगा? तो ग्राफ के माध्यम से तो पूछ ही सकता है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। सर एक और चीज, अपने घरों में जो बल्ब इस्तेमाल कर रहे हो आप, या फिर कोई भी बिजली के जो इक्विपमेंट्स हैं, यानी विद्युत ऊर्जा जो इस्तेमाल करते हैं, जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं, अपने घर में जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, वो सर कौन सी आपके करंट को फॉलो कर रहे हैं, एसी या डीसी? अभी जहां मैं आ रहा हूं ना एग्जाम्पल पे, आप चिंता मत करो, एक ही करके वही आ रहा हूं। तो अपने घरों में जो सर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो कौन सा है? वो है ऑल्टरनेटिंग करंट, बिल्कुल सही। यानी अपने घरों में, अपने अपने होम्स में, अपने अपने घरों में हम लोग बात करें, तो वहां पे हम लोग एसी का ही इस्तेमाल करते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सर अब जब ऑल्टरनेटिंग करंट का इस्तेमाल कर रहे हो, तो सर उसकी एक निश्चित फ्रीक्वेंसी होती होगी जिसपे काम करता होगा। तो जैसे आपके घर पे जो बल्ब आता है, आप मान लो कोई CFL बल्ब लेके आए, या फिर आप कोई रॉड लेके आए, ट्यूबलाइट लेके आए, तो आप सर उस पर कभी देखिएगा, उसमें दो चीजें लिखी रहती हैं, एक तो 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप लोग जब भी सर बल्ब लेके आओ, कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट लेके आओ, उसमें सर दो चीजें मेंशन रहेंगी, एक वोल्टेज, दूसरा फ्रीक्वेंसी। तो गाइस आप सबके सब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो 60 कह रहे हैं बेटा, 60 वाला पार्ट गलत होगा। संतोष मैं बताता हूं क्यों गलत होगा। अपने घरों में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं बेटा, वो है 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। और ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि इंडिया में हम लोग कितने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल कर रहे हैं। सो मुकेश भारती, प्लीज रिमेंबर कि अगर मैं सर इंडिया की बात करता हूं, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं सर 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। लेकिन हाँ, चार्जर में भी लिखा रहता है, सही कह रहे हो लवकुश। लेकिन अभी किसी बच्चे ने 50 से 60 हर्ट्ज बोला, तो जो 60 हर्ट्ज बोल रहे हैं ना, उनके लिए और मैं आता हूं। सो गाइस, अगर हम लोग 60 हर्ट्ज की बात करें, ये अगेन इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो इंडिया वाला है, बट पूछ भी लेता है कि अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से। इंग्लैंड नहीं, देखो इंग्लैंड की अगर आप बात करेंगे, तो ब्रिटिश ने हमारे ऊपर राज किया है, हम लोग जानते हैं अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया है। तो हमारी जो इंग्लिश है, वो भी सर ब्रिटेन से लिंक्ड है, यानी कि वो भी यूके से संबंधित है। हमारी इंग्लिश सर ब्रिटिश वाली है, वी यूज ब्रिटिश इंग्लिश। हम लोग इवन कीबोर्ड्स का यूज करते हैं, वो भी ब्रिटिश वाला ही है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, हम लोग जो कलर की इस्तेमाल करते हैं, सॉरी कलर की स्पेलिंग लिखते हैं, वो क्या होती है? आप लोग को एग्जांपल देते हैं, चाइना वाले चलो फटाफट बताओ, हम लोग जो कलर की स्पेलिंग लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? ये खैर अपने एग्जाम में नहीं पूछा, बस नॉर्मली पूछा। देखो अंबुज ने बोला COLOUR, बिल्कुल। तो जितने भी लोग बोल रहे हैं COLOUR, बिल्कुल सही है, क्योंकि सर ये आपकी ब्रिटिश इंग्लिश है ना? सो हमारे ऊपर अंग्रेज राज करें, उन लोगों ने सर इसका इस्तेमाल किया, वही अब हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो COLOUR ये आपकी ब्रिटिश है। लेकिन यहीं पे अगर आप अमेरिका, जब आप सर कुछ लोग हैं सर यहाँ पर जो तैयारी कर रहे हैं,
मान लीजिए आप लोगों में से किसी का बिजनेस या फिर किसी भी कारणवश अगर आप सेटल हो गए यूएसए में, अमेरिका की किसी भी कंट्री में सेटल हो गए हैं, वहां पे जो कलर की स्पेलिंग आएगी वो आएगी COLOR, राइट। ये हम लोगों ने कंप्यूटर में कई बार देखा है। तो COLOR क्या है, वो यूएसए वाली हो गई। तो डेट मीन्स के सर थोड़ा सा डिफरेंस तो आता है। सेम चीज यहां पर भी है। तो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स जो हैं सर हम लोग जो यूज करते हैं वो है 50 हर्ट्ज में, लेकिन अगर यूएस की बात करेंगे तो यूएसए में हम लोग इस्तेमाल करते हैं 60 हर्ट्ज, राइट गाइस। तो ये सर इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने समझाया। वो कहानी कोई नहीं पूछेगा, कलर की स्पेलिंग कोई नहीं पूछेगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अब सर डीसी पे आ जाते हैं। तो डीसी पे हम लोग जानते हैं सर यहां पर होती है फ्रीक्वेंसी 0, ठीक है। अब सर मान लीजिए मुझे एसी से डीसी में कन्वर्जन करना है, तो मैं क्या करूं। सो अविनाश कह रहे हैं सर बोला मैं, हाँ बिल्कुल। सो अब सर इस वाले पार्ट पर आते हैं। जैसे ही कह रहे हो आप, यूएसए वाली इंग्लिश यानी अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में डिफरेंस भी रहता है। अब यहाँ पे सर एसी से डीसी में कन्वर्जन कौन करेगा, तो आप लोग जो बता रहे थे मैं फिर से लिख देता हूं, ये इंपॉर्टेंट भी है। एसी से डीसी में जो कन्वर्जन करता है बेटा उसको बोलते हैं रेक्टिफायर। ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है। सो व्हाट इज रेक्टिफायर। रेक्टिफायर ये वो यंत्र होता है जो एसी को डीसी में बदलता है। अब सर डीसी हमको कहां देखने को मिलेगा, डीसी आपको देखने को मिलेगा भारतीय रेल में, यानी इंडियन रेलवेज में। सर आप जो मोबाइल फोन चार्ज कर रहे होते हैं या फिर अब वहां पे जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, आपका भी देखना रेलवे के जो पंखे हैं। अब सर हम लोग तो इंडियंस हैं, खासकर जो हम लोग यूपी और बिहार वाले लोग हैं। सो हम लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर मान लो नया कोच आया, मैं अपने यहाँ के बता रहा हूँ, हम मैं ना आगरा के पास एक टूंडला नाम की लोकेशन है, मैं टूंडला नाम की लोकेशन पे रहता हूँ। आई मीन मेरा होम टाउन है वैसे तो इटावा से, लेकिन पेरेंट्स जो है वो टूंडला लोकेशन पे रह रहे हैं, ठीक है। सो जो टूंडला नाम की लोकेशन है वहां पर एक नई लोकल ट्रेन आई थी, अभी कुछ साल पहले की बात है, नई लोकल ट्रेन आई थी। आप लोग जानते होंगे EMU करके ट्रेन होती हैं जो कि लोकल ट्रेन है, हर स्टेशन पे रुकती हैं। वो नई नई ट्रेन आई थी और ऐसा था कि ना जो लोकल ट्रेन में वॉशरूम्स नहीं होते, आई डोंट नो कितनों को पता है, बट यस लोकल ट्रेन में वॉशरूम नहीं होते। सो वो जो EMU थी उसमें पहली बार वॉशरूम लग के आए, ठीक है। और वो अभी ना चली भी नहीं थी, यार्ड में खड़ी हुई थी। अगले दिन इसकी स्टार्टिंग थी लॉन्चिंग। अच्छा शिगोवा से तो राज फिर आप लिंक कर पाएंगे, वो ग्रीन वाली ट्रेन की मैं बात कर रहा हूँ। सो बेसिकली हुआ क्या, अगले दिन जैसे ही लॉन्च हुई, लॉन्च होते ही वो ना पूरा अपना मैक्सिमम डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं पाई। जब तक वो टूंडला यार्ड में वापस लौट के आई, उसमें से ना जो वॉशरूम था, वॉशरूम में से ना वो जेट स्प्रे जो रहते हैं, वॉशरूम में जो जेट स्प्रे रहता है वो और मिरर, ये दोनों चीजें गायब थी। और आई एम नॉट किडिंग, आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट, मैं बहुत सीरियसली बता रहा हूँ आपको, ऐसा था। डेट मीन्स कि यहाँ पर अगर मैं अपने आगे बात करूँ तो ना यहाँ पे जो चीजें हैं वो गायब बहुत जल्दी हो जाती हैं। अब जरा सोचो कि सर रेलवेज में जो बल्ब है, अब बल्ब में कितनी सेफ्टी लगा लोगे भाई, कितनी सेफ्टी, अब उसमें कांटे तो लगा नहीं दोगे। तो वहां पे से तार लगे, हम जैसे जब वो वॉशरूम के साथ जेट नहीं छोड़ सकते, तो सर आपको क्या लगता है वो बल्ब छोड़ देंगे। तो जस्ट वांट टू नो सर, जो रेलवेज में बल्ब लगे होते हैं वो बल्ब अगर मैं अपने घर पे जलाऊं क्या वो जलेगा। यस अविनाश, जस्ट वांट टू नो क्या ऐसा होगा अगर मैं रेलवेज के वहां से मान लो कि मैंने पंखा निकाल लिया, ठीक है, गए अपने ट्रेन में, खोला, अब कौन देख रहा है, वहां पे कैमरा तो लगा नहीं है, सर निकाला और अपने घर पे चला लिया, क्या चलेगा, नहीं। सो दिस इज द पॉइंट, प्लीज याद रखिएगा। यहां पर जो मैं बात करूं, ये बल्ब हो गए या फिर वहां पे जो भी इक्विपमेंट्स हैं, वो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स आपके घर पे नहीं चलेंगे। व्हाई, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि सर यहां पर डिफरेंस आ जाता है ऑल्टरनेटिंग और डायरेक्ट करंट का, राइट। सो दिस वाज इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया। अब यहां पर एसी से डीसी में अगर कन्वर्जन करना है तो कौन करेगा, सर दैट इज रेक्टिफायर। और यहीं पे अगर मैं आप लोगों से कहूं कि सर डीसी से एसी में कौन कन्वर्जन करता है, तो डीसी से एसी में कन्वर्जन करने वाला आप लोग पहले भी बता चुके हैं, बहुत ही बढ़िया, वो चीज कहलाती है बेटू इन्वर्टर। तो ये चीज मुझे बतानी थी। अब इतनी चीज हो गई। अब वर्षा पूछे सर ऐसा क्यों निकाल लेते हैं भाई, अब वर्षा इसमें कैसे बताऊं, उन लोगों की मेंटेलिटी क्या है, अब उनसे पूछ के बता पाऊंगा मैं। चलो इतनी चीज क्लियर हुई। अब यहाँ पे सर ये वाला पॉइंट हुआ। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा। ये रेक्टिफायर और जो इन्वर्टर जो शब्द लिखा है ना, ये आपका हिंदी और इंग्लिश में सेम ही रहेगा अमन, तो एग्जामिनेशन में पूछेगा तो रेक्टिफायर इन्वर्टर ही लिख के आएगा, ठीक है। अब एक लास्ट चीज और बची है सर, और वो था फ्यूज, जो मैं आपको समझाना था। अपने घरों में एक इक्विपमेंट और है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्यूज। इस पे आ जाओ जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अंकित 2 मिनट से कंप्लीट कर लेते हैं पहले, हाँ। फ्यूज, फ्यूज कोई ऐसा है जिसने ना देखा हो, अगर ना देखा है तो मैं आपको बता दूं, आपके घर में ना जहां पे मेन करंट की जो सप्लाई हो रही होगी तो एमसीबी यहां तो लगी होगी, या फिर वहां पे एक बड़ा सा फ्यूज लगा होगा। ज्यादातर वो व्हाइट कलर का होता है, या फिर आपके रूम्स में छोटे छोटे फ्यूज लगे होंगे आपके बोर्ड में, सबने देखा है, दैट मींस ठीक है। तो ये जो फ्यूज होता है सर, इसमें फ्यूज में एक वायर और लगा होता है यहाँ पर, ये। अब ये जो वायर है बेटा, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो वायर है
ये वायर का सर प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? मैं आपको बस दो ही ऑप्शन दूंगा, उसी में आप लोगों को आंसर देना है। बेटा इस वायर की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? इसका उच्च गलनांक होना चाहिए, यानी हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, या सर इसका निम्न गलनांक होगा, यानी लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। क्या होना चाहिए? तो गलनांक बताइए सर, इसका उच्च होना चाहिए या निम्न होना चाहिए? तो एक बार फटाफट से, फ्यूज क्या काम करता है अभी मैं समझा रहा हूं बेटा, पहले आप इसका आंसर दो, क्योंकि कुछ बच्चों से मुझे आंसर पूछना था। तो जो बच्चे यहां पर कह रहे हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले, कुछ बच्चे लो के साथ भी हैं, कुछ हाई वाले हैं, तो मैं हाई वालों से बात करना चाहता हूं स्पेशली। तो लो वाले थोड़ी देर के लिए आराम से सुनिएगा, हाई वालों से थोड़ी सी बातचीत हो जाए। तो गाइस जो आप लोगों में से हाई वाले हैं, जरा उनसे बात करते हैं। बेटा एक बात बताओ, ये फ्यूज काम क्या करता है? फ्यूज का काम क्या है? मान लो घर में शॉर्ट सर्किटिंग हो जाए, राइट, या फिर बहुत ज्यादा हीटिंग हो रही है सर, मान लो कि अब आग लगने वाली है। तो अगर सर घर में शॉर्ट सर्किटिंग हो रही है तो क्या होगा? थोड़ी देर बाद हो सकता है कि पूरा घर जल जाए, राइट, क्योंकि सर पहले तारों में आग लगेगी, फिर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में, स्विच बोर्ड में, सब में आग लग जाएगी। तो सर जब शॉर्ट सर्किटिंग हो रही है तो क्या होगा? इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। अब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर इसका मान लो उच्च गलनांक है, यानी हाई मेल्टिंग पॉइंट वाली आपने तार लगा रखी है, तो क्या होगा? सर पहले तो सर तार गर्म होगी, ये कहेगा अभी रुक जाते हैं जरा, अरे यार इतना ही गर्म हुए बस, अरे यार तुम और गर्म हो। अब सर और ज्यादा सर वहां पे तार गर्म हो रही हैं, अब सर वहां से धुआं भी निकल चुका है, ये कह रहा अभी नहीं जलेंगे ना, अभी रुक जाते हैं। अब क्या हुआ सर? अब इतनी ज्यादा हीटअप हो गया कि वो तार भी जलना शुरू कर गए, अभी भी देख रहा है, अरे रुक जाते हैं अभी देखते हैं। अब सर जो इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड से जो प्लास्टिक के बने हुए थे सर, वो वाला पार्ट भी अब पिघलने लगा है। अब सोचा लाओ यार अब जाके थोड़ा सा पिघल लेते हैं, बहुत देर हो गई, बहुत सख्त बन ली है, अब थोड़ा सा पिघल लेते हैं। भाई साहब इतनी देर में जब तक ये पिघलेगा उतनी देर में क्या होगा? पूरे घर में आग लग चुकी होगी। दैट मीन्स कि सर इसका फ्यूज वायर का, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जो तार इसका इस्तेमाल कर रहे हो सर, इसका उच्च गलनांक तो हमको रखना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका मेन काम है क्या? सेफ्टी। ये सेफ्टी कैसे देगा सर? ये सेफ्टी तब देगा जैसे सर मान लो शॉर्ट सर्किटिंग या कोई भी ऐसी यहाँ पे हीटिंग हो रही है जिसकी वजह से हमारी समस्या खड़ी हो सकती है, तो इसको लो मेल्टिंग पॉइंट पे हल्की सी भी हीट पकड़े, इसको सर जल जाना चाहिए, जिससे क्या होगा? वहां पे सर सर्किट ब्रेक हो जाएगा और करंट की सप्लाई वहीं की वहीं रुक जाएगी, राइट। सो गाइस हमेशा याद रखो, जो फ्यूज वायर होता है इसका हमेशा और हमेशा लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। और जितने लोगों ने हाई दिया था इसका मतलब ये नहीं कि सर हम लोग, अरे भाई हमने तो हाई आंसर दे दिया, ओहो अब क्या होगा, हमारी तो बेइज्जती हो गई। कुछ बेइज्जती वेस्ती नहीं हुई है, अपना काम है सीखने का। इसलिए मैं जानबूझ के आप लोगों से क्वेश्चन केवल वहीं पुट अप करता हूं जो एग्जाम में आए हुए हैं और आने के चांसेस रखते हैं, जिससे आप एग्जाम में गलती ना करें। तो जितने लोगों ने हाई बोला था, क्या इतनी चीज याद रहेगी आप लोगों को? अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग मटेरियल्स में अलग अलग चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से एक सबसे कॉमन मटेरियल है जो कि बाकी सब लोग इंडियंस यूज कर रहे हैं, बुक में नहीं मिलेगा, वो बेस्ट एग्जाम्पल है आपका कॉपर। हमारे घर पे, जैसे मैं अपने घर का एग्जांपल ले लूं, तो अपने घर जो वायर्स होती है ना, तो उन वायर्स वाले पार्ट में क्या है उसमें ना, कॉपर की पतली पतली वायर्स बहुत सारी ट्विस्टेड फॉर्म में रहती हैं, उसमें से एक सबसे पतली सी आप तार निकाल सकते हो वैसे तो। लेकिन आप कोई भी मटेरियल इस्तेमाल करिए, लेकिन उसमें याद रखिएगा उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, राइट। सो यहाँ पर प्लीज याद रखिएगा, कोई भी हो बस उसका लो मेल्टिंग पॉइंट हो, हम लोग उसी का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि अगर मान लो आपने टंगस्टन का इस्तेमाल कर लिया, टंगस्टन नहीं कर सकते बेटा। क्यों? क्योंकि टंगस्टन की अगर मैं बात करूं तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट पता है कितना है? टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट आपका जा रहा है सर 3000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। अब सोचो सर, अगर मान लो 3000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर, 3000 जब तक होगा तब तक ये सब बना रहेगा, ये गलेगा ही नहीं, और जब गलेगा नहीं तो हमारी बैंड बच जाएगी। तो इसलिए सर हमको क्या करना पड़ेगा? हमको एक ऐसा मटेरियल इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट हो। इसलिए सर मैं ऐसे किसी मटेरियल के साथ नहीं जाऊंगा जिसका गलनांक बहुत ज्यादा हाई होगा, राइट। बिल्कुल। सो इक्विपमेंट उस टाइम पे बल्ब हो जाएंगे। हाँ अब सर यहाँ पर टंगस्टन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो नाज खातून और जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, जरा यहाँ पे आ जाओ। अगर मैं इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करूं तो यस, इलेक्ट्रिक बल्ब में आप इस्तेमाल करते हैं, यहां पर आप टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं एज अ फिलामेंट। क्यों? क्योंकि सर अगर बल्ब में आपने क्या किया सर, एक ऐसा कोई चीज तार लगा दी जिसका सर मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, तो क्या होगा सर? बल्ब तो आसानी से हीट पकड़ लेता है। खैर ये मॉडर्न वाले बल्ब की बात नहीं कर रहा, ये पुराने जमाने वाले बल्ब की बात कर रहा हूं जो पीले रंग वाले होते थे गाइस। सो गाइस जो आज, हाँ, थॉमस एल्वा एडिसन ने जो डिस्कवर किया था, राइट। सो बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ ये बल्ब की, तो जो येलो वाले बल्ब होते हैं उनमें हम लोग क्या करते हैं सर, उस वाले पार्ट में हम लोग टंगस्टन का यूज करते थे, क्योंकि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता था, तो ये आसानी से सर गलता नहीं था। सिमिलरली यहाँ पे जो गैस का इस्तेमाल करते हैं सर वो है आर्गन। ये हो गया, ये हो गया, एक चीज लास्ट रह गई है हमारी और वो है हीटर। हीटर बेटा, हीटर में हम लोग एलिमेंट में क्या इस्तेमाल करते हैं? तो हीटर का जो हीटिंग एलिमेंट होता है उसमें किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? फटाफट से मुझे बताओ गाइस, फटाफट से। हीटर में जो एलिमेंट होता है वो किसका इस्तेमाल करते हैं? नाइक्रोन नहीं बेटा, वो होगा नाइक्रोम। दैट्स नॉट टंगस्टन, नो नो नो। अरे बेटा वो स्प्रिंग जो बनी किसी की तो बनी होगी। तो प्लीज याद रखिएगा, हम लोग जब हीटर का इस्तेमाल करते हैं गाइस,
तो हीटर वाले केस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं नाइक्रोम का। तो ये वाले पॉइंट सर सारे के सारे इंपॉर्टेंट थे। तो सर 15 मिनट की जगह हमने 10 मिनट या 22 मिनट ले लिए हैं। अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, दैट इज मैग्नेटिज्म। तो सर वो पूरी पीडीएफ मैंने वैसे कल भी भेज दी थी, आज मैं फिर से भेज दूंगा, एक बार प्लीज इसे इस्तेमाल कर लीजिएगा। सो यस, दैट्स राइट। अब यहाँ पे सर कोई बात नहीं खातून, इट्स ओके। लेट्स टॉक अबाउट मैग्नेटिज्म। सर मैग्नेट्स, चुंबक, बचपन में शायद ही कोई होगा जो इस चुंबक से ना खेला हो। अब सर अगर मैं मैग्नेट्स की बात करूं तो मैग्नेट्स आप लोगों ने अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग जगह देखी थी। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं हम लोगों ने चुंबक कहां कहां देखी है? सर हम लोगों ने ये चुंबक देखी थी अपने रेडियोज में। रेडियो में कहा? सर रेडियो के जब स्पीकर्स निकलते उसमें, बिल्कुल सही, यानी कि स्पीकर में। सेम चीज अब स्पीकर की बात करें तो टीवी में भी हो सकती थी, कोई कह लिफ्ट में, सर ईयरफोन में भी होता है, सही कह रहे हो। यहां पर डेट मीन साउंड बॉक्स में स्पीकर वाला वही चीज हो गई, टॉयज में। तो बहुत सारी लोकेशन पे हमने सर ये मैग्नेट्स देखी है। लेकिन मैग्नेट्स आप लोग जानते हैं, हम लोगों को लगता है कि मैग्नेट्स जो है वो सेम ही टाइप की होती होंगी, बट गाइस मैग्नेट्स भी अलग अलग टाइप की होती हैं। कैसे होती हैं? अब सर इसके बारे में देखते हैं। निंजा, राजेश, फोन में होती है, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो मैग्नेट्स बेटा दो टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है सर स्थाई, यानी कि परमानेंट, और दूसरी होती है अस्थाई, यानी कि टेम्पररी। लेकिन स्थाई अस्थाई तो ये बाद में भी समझ में आ जाएगा, पहले ये तो समझ में आए इसकी खोज कैसे हुई, कहां पर सबसे पहले मिली। तो देखिए ऐसा है, ये जो मैग्नेट्स हैं, चुंबक है, इसको सबसे पहले खोजा किसने? ग्रीक शेफर्ड्स ने, है ना, जो भेड़ों को चराते थे। तो बेसिकली ग्रीक शेफर्ड्स ने सर ये यहाँ पर जो टर्म है मैग्नेट्स था वो भी वहीं से आया है। तब हुआ क्या कि जो मैग्नेट्स है इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। यानी क्या करेगा सर, मैग्नेट के पास अगर मान लो कोई लोहा रख दिया या निकल रख दिया, तो इन सबको क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यानी सर क्या करता है, आकर्षित करता है। अब यहाँ पे सर आकर्षित के अलावा क्या दूर भी भगाता है? बिल्कुल भगाता है, अभी मैं आपको थोड़ी देर बताऊंगा कैसे। लेकिन सर यहाँ पर आकर्षक और प्रतिकर्षक, यानी कि सर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों ही काइंड के फोर्सेस जनरेट होते हैं। अब आप कहेंगे सर कैसे? यहां पर जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि ये सर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, इसमें थोड़ी देर में आऊंगा, पहले मैं अपने पॉइंट में वापस आता हूं कि जो मैग्नेट है सर ये दो टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? सर पहली बोली थी मैंने स्थाई, यानी कि परमानेंट। तो स्थाई चुंबक के बारे में जरा थोड़ा सा समझते हैं कि ये क्या होती हैं। आप ये पीछे एक मैग्नेट देखें, ये वाली, ये सर ऐसी मैग्नेट आप लोगों ने कहां देखी है? सर एक घोड़ों की जो नाल होती है उस शेप में मिलती है। आपने घोड़ों की नाल देखी है कभी? सर ये खासकर जो हिंदू माइथोलॉजी को बिलीव करते हैं, तो शनि देव की जब पूजा होती है तो सर शनि देव की हम पूजा करते हैं, तो उसमें ना आप बोला जाता है कि आप क्या कर सकते हैं, घोड़े की नाल ले सकते हैं, जो कि घोड़े के पैर के नीचे से यू शेप में रहता है। देखो सब लोग लिंक कर पा रहे हैं, डेट मींस स्कूल। सो यहाँ पे सर जो घोड़े के पैर के नीचे जो सर बांध देते हैं ऐसे करके, सो वो वाला पार्ट क्या है, वो सर कुछ ऐसा यू शेप का होता है ना। अब ये जो यू शेप का है गाइस, यहां पर आप इससे लिंक कर पा रहे हैं। तो ये जो शेप की मैग्नेट होती है इसको बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। व्हाट इज इट? तो गाइस सब लोग लिंक कर पाए, तनु, संजू, अंकित, बेटा यहां पर प्लीज याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। अब इसकी एक खास बात बताता हूं मैं आपको। अच्छा ये तो हम लोगों ने घोड़े की नाल से लिंक कर लिया। अब आप लोगों ने सर 10th में और 9th में आपकी फिजिक्स की लैब में अगर आप गए हैं, ये सर क्वेश्चन पूछना जरूरी है, आप गए हैं, क्योंकि ना कल मैं एक्चुअली डिफेंस वाले बैच को पढ़ा रहा था, तो उसमें मैं एसिड्स के बारे में डिस्कस कर रहा था। तो मुझे कुछ बच्चों ने बताया कि सर उन्होंने तो कभी लैब गए नहीं और उनको मार्क्स ऐसे ही मिल गए। सो आपकी क्लास में भी आई एम नॉट श्योर कि सब लोग लैब में गए हैं कि नहीं। अगर आप फिजिक्स लैब में गए हैं तो आप लोगों ने, अच्छा गए हैं, चलो इस वाली नहीं, इस वाली क्लास में भी कुछ बच्चे नहीं गए हैं, सृष्टि नहीं गए कभी फिजिक्स लैब। ओके, तो जो बच्चे नहीं गए हैं उनको मैं बता दूं, सर एक ऐसे करके मैग्नेट होती है, क्योंकि ना ये ऐसी वाली मैग्नेट मार्केट में देखने को नहीं मिलती। तो यहाँ पे दो कलर्स अलग अलग देखने को मिलते थे, एक होता था नॉर्थ पोल, एक होता था साउथ पोल, ऐसे करके होती थी। अच्छा बहुत सारे बच्चे नहीं गए हैं यहाँ पे तो अपनी क्लास में। ओके चलो ठीक है, तो जो बच्चे नहीं गए हैं लैब में उनके लिए बता दूं, ऐसा होता है। जो बच्चे गए हैं लैब में उन लोगों ने देखा होगा सर हम लोगों ने मैग्नेट से एक्सपेरिमेंट किए थे बहुत सारे, राइट। सो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हम लोग देखते थे, खासकर जो आईसीएससी बोर्ड के पढ़े हुए कैंडिडेट्स होंगे उन लोगों ने जरूर देखा होगा, क्योंकि आईसीएससी बोर्ड में तो मैंडेटरी है। क्योंकि मैं आईसीएससी का स्टूडेंट रहा हूं तो आई एम श्योर कि सर बिना उसके तो प्रैक्टिकल में पास नहीं करवाएंगे। हाँ बाकी बोर्ड्स में आई एम नॉट श्योर कि ऐसा था कि नहीं, बट ओके जो भी है, आपने पिक तो देखी है ना, दैट्स सफिशिएंट। तो अगर गुरुदेव आप लोगों ने देखी है वाली मैग्नेट तो ठीक है, नहीं तो अभी आपको ना यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, मेरे पास है, एक सेकंड मैंने आपके लिए रखी हुई है कुलजा सिमसिम।
हाँ ये वाली बेटा, ये जो मैग्नेट देख रहे हो बेटा, इसको बोलते हैं बार मैग्नेट। एक बार लिख देता हूं आप लोगों के लिए, इसको क्या बोलेंगे गाइस, इसको बोलते हैं बार मैग्नेट। ठीक है गाइस, अब देखा, सो यहां पे सर ये आपका बार मैग्नेट वाला पार्ट हो गया। वापस अगर मैं जाता हूं तो ये जो घोड़े की नाल वाली जैसी जो मैग्नेट थी बेटा, ये आपकी थी हॉर्स शू मैग्नेट, घोड़े की नाल जैसी दिख रही थी इसलिए। अब देखो मैंने जो दो मैग्नेट आपको बताई हैं, चाहे वो ये हॉर्स शू मैग्नेट हो, चाहे बेटा वो ये बार मैग्नेट हो, इन दोनों ही केस में बेटा नाम वही सेम है रंजना बेटा, है ना। तो बेटा ये दोनों ही जो चुंबक हैं, इन दोनों ही चुंबक में सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि थोड़ी देर के लिए तो चुंबक की तरह काम कर रही है और उसके बाद फिर चुंबक की तरह काम ना करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर। एक बार इसको चुंबक बना दिया गया तो लंबे समय तक ये चुंबक बनी रहती है। तो आप लोगों ने वैसे एक्सपेरिमेंट किया नहीं, लेकिन आपको बताऊं जिन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है, कुछ बच्चों ने किया भी है, तो आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछता जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, सर ऐसा थोड़ी होता था कि हम लोग फिजिक्स लैब में आज गए तो ये चुंबक की तरह काम कर रही थी, अगले दिन हम फिजिक्स लैब में जाए तो सर कहते नहीं नहीं आज ये चुंबक की तरह काम नहीं कर रही, ऐसा तो नहीं हो सकता था। यानी कि कुछ मैग्नेट्स ऐसी मैग्नेट्स होती हैं जिनको एक बार मैग्नेटाइज कर दिया जाए तो वो लंबे समय तक आपकी मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी शो करती रहती है, वो मैग्नेट की तरह काम करती रहती है। तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं स्थायी मैग्नेट। अब आप कहेंगे सर एक सेकंड, ये बताओ, ये आपने जो पूरा जो अभी तक हमको बताया, हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं सर, कोई भी मैग्नेट होगी सारी की सारी सब परमानेंट होती है। हमने तो ऐसी कोई मैग्नेट नहीं देखी कि सर जो थोड़ी देर बाद मैग्नेट से हट जाए। हमने सर स्पीकर देखे थे, हम लोग बचपन में भी देख रहे थे, एक साल के बाद भी देखा, वो चुंबक की तरह ही काम कर रहा था। सर वो आपकी दो मैग्नेट्स आती थी, ऊपर उछालते थे, टक 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 करते हुए ऐसे टकरा के नीचे आती थी, सर वो भी मैग्नेट की तरह बनी रहती थी। तो इसका मतलब सारी परमानेंट होती होंगी? नहीं सर, सारी परमानेंट मैग्नेट्स नहीं होती। मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया ये वाली और ये वाली, केवल यही परमानेंट है। तो दैट मीन्स कि सर फिर ये आपके जो मैग्नेट्स हैं ये फिर टेम्पररी वाली कौन सी है? तो ऐसा है, एक चुंबक वो भी होती है जब तक आप करंट दोगे, यानी जब तक आपने सर उसमें इलेक्ट्रिक करंट दिया, विद्युत धारा का जब तक प्रवाह हुआ, तब तक तो मैग्नेट की तरह काम करी। जैसे ही आपने करंट की सप्लाई बंद कर दी, उसने मैग्नेट की तरह काम करना बंद कर दिया। बिल्कुल सही, आप सही जाने। जहां पे मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट या फिर सोलेनॉइड का एग्जांपल ले रहा हूं, तो अम्बुज नोबल ज्योति जहां पर ना तो सिगरेट हो, बिल्कुल। तो यहां पे मैं सर इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करूं, नाम समझ आते को इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रो का शब्द कहां से आया, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट चुंबक तो वही। तो जब तक आप करंट का सप्लाई कर देंगे तब तक तो मैग्नेट की तरह काम करेगी, जैसी बंद मैग्नेट की प्रॉपर्टी खत्म। मैं जरा इमेज से शो कर दूं, वापस उस पॉइंट पे आऊंगा, तो मैंने जानबूझ के आपके लिए सारी की सारी वो इमेज लगा रखी है। खुल जा सिमसिम। अरे एक सेकेंड, हाँ जैसे टाइम लगेगा तो फटाफट से मैं आपको पहले वो दिखा दूं सोलेनॉइड वाला पार्ट। ये देखिए सर, ये देख रहे हैं ये सोलेनॉइड। अब यहाँ पे सर इस शेप का ये बेसिकली ना कॉपर का ही बना होता है। अब इसमें करते क्या है कि सर यहाँ पर अगर मैं करंट की सप्लाई दे दूं तो क्या होगा कि सर यहाँ पर ना वो आपकी मैग्नेट की तरह भी काम करने लगी। इसके अंदर सर अभी क्या है कि कुछ इक्विपमेंट डाला जाएगा, अभी मैं आपको शो करता हूँ कैसे। और ये काम किसने किया था, बहुत बड़े शुभम। ये जो एक्सपेरिमेंट की हम बात कर रहे हैं ये ना हेनरी ऑरस्टेड के टाइम का है, अभी उसमें बताऊंगा मैं एग्जैक्टली है क्या। खैर अपने पॉइंट वापस आता हूँ वरना इसमें समय ज्यादा लग जाएगा। खुल जा सिम कहाँ गए हम लोग, यस। तो हम यहाँ पे आते हैं। अब ये देखिए, तो एक तो परमानेंट मैग्नेट थी, जब तक आपने करंट दिया तब तक उसने काम किया। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट ये तब तक कार्य करती है जब तक कि इसमें करंट प्रवाहित हो रहा है। तो देख रहे हैं सर, जैसी कॉइल के माध्यम से करंट प्रवाहित होने लगता है, विद्युत प्रवाह को बंद करने के बाद यह अपना चुंबकीय गुण खो देता है। इंग्लिश वाले बेटा, जैसे ही आप सर यहाँ पे करंट की सप्लाई बंद कर देंगे, ये करंट सर जो है ये आपका यहाँ पर सप्लाई करना बंद किया, इसने मैग्नेट की प्रॉपर्टी छोड़ दी। शेख अफशर चाह रहे हैं सर यहाँ पर भी एक्सपेरिमेंट करके दिखाएं। बेटा एक्सपेरिमेंट करना भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, नहीं तो एक्सपेरिमेंट करके भी दिखा देते। मैं तो भाई एक्सपेरिमेंट में बहुत बिलीव करता हूँ, मुझे तो बड़ा मजा आता है, बट यहाँ पे स्टूडियो में पॉसिबल नहीं, नहीं तो आपको यहीं करके दिखा देता। चलो, तो यहाँ पे सर आपके सामने वो स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमने कॉइलिंग कर रखी है वायर से। यहाँ पे सर ये की है जहाँ पे हम लोग स्विच की बात करते हैं, और ये आपकी बैटरी हो गई। तो बैटरी से करंट की सप्लाई जब तक देते जाएंगे तब तक ये मैग्नेट की तरह काम करेगा। सप्लाई ऑफ, सर इसका करंट वाला पार्ट खत्म। अब सर रवीना कह रही है सर एक बार फिर से बता दे, ठीक है। सो बेटा टाइप्स ऑफ मैग्नेट में मैंने दो टाइप की मैग्नेट बताई, कौन कौन सी, एक होती है परमानेंट, यानी सर स्थाई, परमानेंट समझ में आ रहा है, स्थाई है, लंबे समय तक सर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बनी रहेगी। दूसरी होती है टेम्पररी। तो टेम्पररी बेटा तब तक काम करती है जब तक कि उसमें विद्युत प्रवाह हो रहा है, यानी कि जब तक इलेक्ट्रिक करंट पास किया जा रहा है।
अगर सर परमानेंट की बात करें तो परमानेंट मैग्नेट ये वो होती है जब इसमें सर एक बार मैग्नेट बन गई, ये लंबे समय तक आपकी मैग्नेट बनी रहेगी। अब यहाँ पे सर रस्सी के माध्यम से नहीं होगा बेटा, क्योंकि रस्सी क्या है, इट इज अ बैड कंडक्टर, राइट। तो हमको वहां पे कॉपर की वायर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। धीरज पूछ रहे हैं कि मैग्नेट को यहाँ पर अगर हम लोग अच्छा रस्सी से बांध कर बनवाएंगे तो कौन सी डायरेक्शन में आएगा बेटा, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आएगा हमेशा धीरज। चलो तो अब सर यहाँ पर जरा समझते हैं कि जैसे मैंने मैग्नेट की बात करी, चुंबक की, तो एक नॉर्थ एक साउथ, राइट। अब सर होता क्या है, इसके आसपास से काल्पनिक कुछ लाइंस होती हैं। अब आप कहेंगे सर काल्पनिक लाइन बोले तो इमेजिनरी लाइंस। सर इमेजिनरी मतलब क्या, दिखेगी नहीं? नहीं सर, इस चुंबक के आसपास आपको लाइंस कुछ दिखेंगी नहीं, लेकिन कुछ लाइंस होती हैं। कैसी होती हैं ये मैं आपको बताता हूं। ये देखिए यहां पे सर कुछ लाइंस होती हैं जो नॉर्थ से साउथ की तरफ आती हैं, और इनकी प्रॉपर्टी गाइस ये होती है कि ये जो लाइंस निकल रही है ना नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये लाइंस ऐसे बहुत सारी निकलती हैं, लेकिन ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। दे नेवर क्रॉस ईच अदर, ये कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। और हमेशा रूल है बेटा ये नॉर्थ से साउथ की तरफ ही आएगा। लेकिन हमको कैसे पता लगेगा एक दूसरे को काटती नहीं है? बिल्कुल सही कह रहे हो नाज। तो बेटा हमको कैसे पता लगेगा कि ये सब एक दूसरे को काट भी रही है कि नहीं काट रही है? तो यहां पे मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। दो चीजों में आप क्या कर सकते हो, आपने सर लोहे का बुरादा ले लिया। अब आप कहेंगे सर लोहे का बुरादा क्या होता है? आपके घर में अगर कभी भी लकड़ी का काम हुआ हो, यानी कि सर मान लो लकड़ी के गेट चढ़े हों या लकड़ी की खिड़की चढ़ी हो, तो सर लकड़ी को ना ऐसे घिसा होगा और उसका ना सब चूरा सा निकला होगा, उसको हम लोग बुरादा कह देते हैं। इसी प्रकार से सर लोहे की जो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं आयरन फिलिंग्स, राइट, आयरन फिलिंग्स कह दूं या फिर लोहे का बुरादा कह दूं। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, इस मैग्नेट के आसपास अगर मैं लोहे का बुरादा ऐसे करके छिड़क दूं, तो जो लोहे का बुरादा है वो सर यही आकार ले लेता है। तो इससे मुझे समझ में आता है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एग्जिस्ट करती हैं। लोह चूरण, बिल्कुल। सृष्टि कह रही है आवाज नहीं आ रही है। सृष्टि एक बार रिफ्रेश कर लो बेटा, सब लोग ने एक बार। अच्छा आप लोगों के कमेंट्स नहीं आ रहे होंगे, एक सेकंड गाइस, 2 मिनट रुकना। चलो तो मैं वापस आता हूं। एक तो सर ये वाला पार्ट हुआ लोहे के बुरादा वाला। सर एक और है जो कि एग्जामिनेशन में पूछा गया है, उसको बोला जाता है सर चुंबकीय कंपास। क्या बोलते हैं? चुंबकीय कंपास या फिर मैग्नेटिक कंपास। अब मैग्नेटिक कंपास पुराने टाइम पे क्या होता था सर, जो लोग फिजिक्स लैब में गए उन्होंने देखा होगा, एक सर कुछ कटोरी ऐसा कुछ होगा, उसके अंदर सर वैसे तीर सा बना होगा, तो जिस दिशा में जाते थे वो ऐसे करके घूम जाता था। तो ये तो होता था सर फिजिकली, जिसको हम टच कर पाते थे। अब मैं आपको आर्टिफिशियल मीन्स पे दिखाता हूँ, या फिर बोलूंगा सर ये आपका सॉफ्टवेयर के मीन्स में दिखाता हूँ कि आपका ये मैग्नेटिक कंपास दिखता कैसे है। जस्ट अ सेकंड। हाँ, मैग्नेटिक कंपास, ये देखो। सो गाइस ये क्या है, ये आप लोग मोबाइल फोन से भी चेक कर सकते हैं डायरेक्शन, राइट। तो ये आपका कंपास हो गया जो क्या करता है, हमको डायरेक्शन बताता है कि कौन सी दिशा है ना। मोबाइल फोन में सब लोगों का होता है। अब यहाँ पे बापू नहीं बेटा, आप 5 बार भी पूछ लो तो लास्ट के 5 मिनट ही बताऊंगा। एक बार मैं कंफर्म यहाँ पे कर लूँ। अच्छा एक सेकंड ना, यहाँ पे पता नहीं कुछ इश्यू है। एक काम करते हैं, मैं ना एक बार टीम से डिस्कस कर ही लेता हूँ। मैं ना जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है वो केवल एसएससी जेई वाले कैंडिडेट्स को ही पढ़ा लूंगा, ज्यादा बेटर है। क्योंकि ना मैं कह कह के थक गया हूँ भाई आप लोगों से। प्लीज जब मैं कोई चीज समझा रहा हूं तो भाई मैं नहीं देखता हूं कमेंट सेक्शन में। अगर कमेंट सेक्शन को ऐसे देखते देखते पढ़ाऊंगा, क्या मैं पढ़ा पाऊंगा? बापू ने आपका मेरा कमेंट नहीं देखा, आपका सीधा कमेंट आया कि सर मैं तीसरी बार पूछ रहा हूं। तो बेटा एक तो मुझे आपकी धमकियों से डर लग जाता है, मुझे डर लगता है ऐसा ना हो मैं घर यहाँ कोचिंग से बाहर निकलूं आप मुझे घेर ना लें कहीं कि सर मैंने देखो पूछा था। गुरुजी जब मैं एक्सप्लेन कर रहा होता हूं तो मेरा फोकस केवल कैमरे वाले पार्ट पर होता है, मैं बस कैमरा की तरफ देख रहा होता हूं, मेरा कमेंट सेक्शन में ऐसे नजर नहीं रहती है। तो मैं आपको कैसे बता दूं कि आपने कमेंट में क्या पूछा है? सो किसी भी टॉपिक का पूछा हो बाबू जी, इट्स नॉट पॉसिबल कि ना मैं ऐसे कमेंट्स में देखता रहूं और फिर मैं एक्सप्लेन करूं देखो बेटा देखो, कैसे पॉसिबल होगा? सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज यहाँ पर समझिए कि जब तक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिस टाइम पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्या पॉसिबल है कमेंट सेक्शन देखना? नहीं है पॉसिबल। जब मैं अपना टॉपिक को खत्म कर देता हूँ, यहाँ पे जो पढ़ा रहा हूँ उसको खत्म कर देता हूँ, तभी तो मैं कमेंट सेक्शन देख पाऊंगा। सो यहाँ पर ना पता है अभी प्रेजेंट टाइम में 267 कैंडिडेट्स हैं, कभी कभी 500 भी होते हैं। सो कैसे वो पॉसिबल होगा कमेंट सेक्शन देखते देखते मैं एक्सप्लेनेशन दूं? तो आपसे बोलता हूँ कि 5 मिनट रुको, 5 मिनट सबर तो कर लिया करो। मैंने बस बोला कि सर कोई डाउट है, हमेशा पूछता हूँ, कोई एक लाइन भी खत्म कर लो फिर पूछता हूँ कोई डाउट है, तब पूछ लो। कट 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 5-6 बार कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट मारा और फिर कह रहे हैं सर आपने वो देखा नहीं। कैसे देख लूंगा भाई? सो बहुत ही सिंपल सा फंडा, प्लीज यहाँ पर इतनी चीजों को समझो। यहाँ पर कोई भी चीज फालतू तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं कि कोई भी चीज एक्स्ट्रा पढ़ाई जा रही है, बेमतलब की चीज पढ़ाई जा रही है, हमारे एग्जाम से संबंधित नहीं है। पर तो हम एग्जाम से संबंधित ही रहे ना, तो एक बार मैं इसे कंप्लीट करूँ फिर आपके कमेंट्स पे आ जाऊंगा। तो यहाँ पर भाई मुझे सच में डर लग जाता है, मुझे ऐसा डर लगता है कि बाहर में निकला भाई, मेरी गाड़ी को रोका, सर तुम पहले बाहर निकलो, तुम्हें बताता हूँ। मेरा क्वेश्चन नहीं बताया तुमने? भाई बता रहा हूँ बेटा, एक बार इसे कंप्लीट कर लो फिर आपके क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। क्या बता रहा था मैं?
तो बापू ने प्लीज 2 मिनट रुकना बेटा, इसे कंप्लीट कर दूं फिर आपके पॉइंट पर आ रहा हूं। कुछ तो बता रहा था मैं, हाँ मैग्नेटिक कंपास की मैं बात कर रहा था। तो गाइस क्या है कि ना 2 चीजें हो गई जिससे आप बता सकते हैं कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाला पार्ट क्या है। तो यहां तो मैं आयरन फ्लिंक्स ऐसे छोड़ दूं तो यहां पर क्या होगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सर यहां पर क्या होगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में यहां पे आपके जो आयरन फ्लिंक्स है वो आ जाएंगे। दूसरा, मैग्नेटिक कंपास में बता सकता हूं कि जो आपकी लाइन है वो आपके सर नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जा रही है, राइट। अब सर यहाँ पे किसी के जो डाउट्स हैं अब एक बार पूछ लीजिए। तो यहाँ पे 2 चीजें हो गई जिससे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बता सकते हैं। पहला मैग्नेटिक कंपास, दूसरा आयरन फ्लिंक्स। और यहाँ पे सर जब तक मैं आपके लिए इमेज लगाता हूं तब तक मैं डाउट्स ले लूं सब लोगों के। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ना ये इमेजिनरी होती हैं और ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, दे नेवर क्रॉस ईच अदर। और दूसरी यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि सर यहां पर आप लोग क्या कर सकते हैं, आयरन डस्ट का इस्तेमाल कर लो या फिर आप कंपास का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि सर लोहे की धूल का एग्जांपल ले लो या फिर आयरन फिलिंग्स का एग्जांपल ले लो या फिर कंपास, राइट। सो एक बार मैं आपको यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स दिखा दूं तब तक मैं आप लोगों से पूछ लूंगा फिर। एक सेकेंड गाइस, हाँ तो सर तब तक आप इसे देखिए, इससे समझ में आएगा। अब डाउट ले लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अनिल का आंसर आया है। अनिल बाबू बेटा पूछो, क्या पूछ रहे हैं? बाबू ने बेटा अपना डाउट प्लीज फटाफट से बताओ। चौहान नितिश, अच्छा अच्छा ठीक है। सर फोन में बता रहे थे कुछ, हाँ लव कुछ जो फोन में बता रहा था बेटा वो ऐसा था कि जैसे मैंने फोन में आपको दिखाया कंपास, ये देखिए। तो ये क्या हुआ सर, ये आपका डिजिटल फॉर्म में है। बट एक और क्या होता है कि सर एक ना एक आपका गोल कटोरी जैसा एक स्ट्रक्चर होगा, उस कटोरी से में क्या होता है एक तीर सा बना रहता है, जैसे नॉर्थ साउथ देख रहे हैं तो उसमें भी नॉर्थ साउथ बना रहेगा बिल्कुल ऐसा ही। तो जिस डायरेक्शन में आप ले जाओगे तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मूव करता है, वो ये बताता है कि आप कौन सी दिशा में खड़े हुए हैं। इसके बाद आते हैं लवकुश मीना। अच्छा लवकुश का हो गया डाउट। मोहित कह रहे हैं सर क्लास में यस, हाँ मुझे पता है बेटा अनुराध। यहाँ पर प्रणय का कोई पॉइंट है क्या? प्रणय पूछ रहे हैं सर पता कैसे चलेगा कि वो नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है? तो प्रणय वहां पर क्या होगा कि ना आपको यहाँ तो कलर से मार्क्ड होगा, उस पर लिखा भी रहता है कंपास में कि कोई भी चीज नॉर्थ है या साउथ है, जैसे आप देख रहे हैं। ये बेस्ट एग्जांपल है इस वाले पार्ट में। आप देखिए तो यहाँ पे कंपास में क्या लिखा है, यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दिख रहा है। इसी प्रकार से क्या होता है, वो जो मैं आपको बता रहा हूँ ना छोटा सा कंपास वाला स्ट्रक्चर होता है, उसमें भी नॉर्थ और साउथ लिखा रहता है, केवल नॉर्थ साउथ लिखा रहता है। तो आप जिस भी डायरेक्शन में जाएंगे तो हमेशा क्या करेगा, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही फेस करेगा। और आप लोग ना जब मैन वर्सेस वाइल्ड देखते होंगे तो मैन वर्सेस वाइल्ड में वो जो बेयर गिल्स है वो भी इसे कंपास लेके चलते हैं, क्योंकि जंगल में रास्ता नहीं लिखा रहता कि भाई साहब यहाँ से इतना किलोमीटर चल जाओगे तो आप लास वेगास पहुंच जाओगे, नहीं। तो उस वाले केस में क्या है, वो मैग्नेटिक कंपास का इस्तेमाल होता है। राहुल बाबा पूछ रहे हैं सर आज लास्ट क्लास है क्या गुरुजी? नहीं बेटा राहुल आज लास्ट क्लास नहीं है, क्योंकि कल मैं आपको दोबारा से पढ़ाने वाला हूँ। आपके यहाँ मैच में नहीं दिखाई दे रहा होगा, बट एक टॉपिक और मुझे पढ़ाना है, रेडियो एक्टिविटी है, मॉडर्न फिजिक्स, वो मैं कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। और इसके बाद किसका डाउट आया, अमन बाबा का। एक सेकंड ना सबके डाउट ले लेते हैं। अरे बहुत सारे डाउट्स एक साथ आ गए। क्या कहते हैं, पहले गोरे लोग लेके चलते थे बेटा अनिल, अब तो सभी लोग लेके चलते हैं, अब जरूर नहीं है गोरे या काले लेंगे। सो अब यहाँ पर कह रहे हैं, यश कह रहे हैं सर यूज वर्टिकल प्लेस करते हैं कि हॉरिजॉन्टली? बेटा वहां पर ना आप रैंडमली आप कैसे भी रखो, अब देखो आप कैसे भी किसी भी शेप में रख लो, वो हमेशा आपको ना डायरेक्शन शो करेगा वो नॉर्थ और साउथ ही करेगा। क्योंकि सर अब देखो मुझे ऐसे नहीं देखना है कभी भी, राइट। तो मुझे वर्टिकली कभी नहीं देखना है, मैं किसी भी चीज को रखूंगा तो वो हॉरिजॉन्टली रखूंगा। बापू ने आपका डाउट रहेगा बेटा, बापू ने आपका कमेंट नहीं दिखा मुझे। अंकित पूछा मंडे से केमिस्ट्री स्टार्ट होगी? हाँ बेटा मंडे से केमिस्ट्री स्टार्ट होगी। रेनू कह रहे हैं सर रेलवे में टॉपिक्स? हाँ बेटा रेलवे के टॉपिक्स हैं। और किसका था यहाँ पे, कल सेम टाइम पे नहीं गुनगुना, अभी ना कल का टाइम नहीं पता है बेटा, अभी मुझे ना एक बार टीम से डिस्कस करना पड़ेगा, कल का टाइम होगा मैसेज आ जाएगा। हाँ बिल्कुल शिवांगी, बायो भी हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। और किसी को डाउट रह गया क्या? बापू ने आप ही का डाउट रहेगा, सबके डाउट्स आ गए यहाँ पे। सर हमेशा नॉर्थ से साउथ पोल ही लाइन जाएगी? हाँ बेटा याद रखना, मैग्नेट के बाहर हमेशा नॉर्थ से साउथ ही जाएगी, इसलिए ये बना रखा है। और मैग्नेट के अंदर ही साउथ से नॉर्थ जाती है। किसका डाउट था? सदफ का। तो बेटा बाहर ही नॉर्थ से साउथ जाएगी, अंदर साउथ से नॉर्थ जाएगी। और साहू पूछा केमिस्ट्री कब से होगी? बेटा साहू हमारी केमिस्ट्री मंडे से होगी। अब इसके बाद यहाँ पर स्टडी प्लान से रिलेटेड बात करनी है बेटा, यहाँ पर मुझसे अगर बात करनी है तो बेटा deepmoney.bharadwaj@adda24/7 इस पे आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और सपोर्ट टीम से बात करनी है तो एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा, सपोर्ट टीम पे डिस्कस कर सकते हैं। एएलपी और टेक्नीशियन का सिलेबस सेम है बेटा, सेम ही है। बस टेक्नीशियन वाले पार्ट में ना इस बार क्या है कि आप वो टेक्निकल वाले पार्ट पे नहीं जाएंगे। तो टेक्नीशियन और एएलपी की बात करें तो नॉन टेक वाला सिलेबस इज हूबहू सेम, क्योंकि पिछली बार तक सेम ही होता था, इस बार भी सेम होगा। कल क्लास होगी बेटा, कल हम लोग मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे। और यहाँ पर सर लोहे में करंट सप्लाई होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है अमन। अगर मैं लोहे की बात करूं, आयरन की बात करूं तो यस, आयरन में करंट की सप्लाई होती है, क्योंकि सर वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। और सर अब एक काम करते हैं, बापूनी का डाउट नहीं आ गया, बापूनी का डाउट देख लेते हैं। चलो सो बापूनी का डाउट आया सर टेम्परेरी मैग्नेट में एक ही बार मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगा क्या? नहीं। बापूनी का एक पॉइंट है, सब लोग सुनना ध्यान से। बापूनी ने पूछा कि सर देखो ऐसा है, जैसे हमने टेम्परेरी मैग्नेट की बात करी तो उसमें एक ही बार मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगी? नहीं।
टेम्पररी मैग्नेट का कॉन्सेप्ट सिंपल से इतना है कि जब तक आप उसमें क्या किया, आपने उसमें करंट की सप्लाई करी, तब तक वो मैग्नेट की तरह काम करेगा। जैसी करंट की सप्लाई बंद करी वो बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं सर एक बार यूज किया एक्सपेरिमेंट और वो खराब हो गया, नहीं, आप फिर से करंट की सप्लाई दे दो, फिर से वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने लगेगा। सिंपल बाबू, इज दैट क्लियर? दैट मींस कि जितनी आप बार वो करंट की सप्लाई देते रहेंगे, बार बार वहां पे आपका वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता रहेगा। चलो सर, तो अब इस वाले पार्ट पर आ जाते हैं। अब इसे जरा कंप्लीट कर लें, तो मैं अपने पॉइंट वापस आता हूँ गाइस। कहां तक थे हम लोग? हाँ, तो प्रॉपर्टीज वाले पार्ट में हम लोग डिस्कस कर लिया है। अब सर यहां पर एक और चीज, अब जरा सोचो सर, मैंने क्या किया, मैग्नेट को मैंने ब्रेक कर दिया, तो अपने पास मैग्नेट है, ठीक है। अब मैग्नेट की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर मान लीजिए आपके सामने जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट टूट गई, मैग्नेट गिर गई, तो आप लोगों ने बचपन से एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा कि मैग्नेट जैसे ही आपकी गिरती है, वो आपके दो पार्ट में ब्रेक हो जाती है। और दो पार्ट में ब्रेक होने के बाद सर बचपन का वो दुख है, शायद सब लोग लिंक कर पा रहे होंगे, कि मैग्नेट को वापस जोड़ने की कोशिश करो, वापस कभी जुड़ती नहीं है। क्यों? क्योंकि सर हमेशा याद रखो, जब भी मैग्नेट टूटेगी, मैग्नेट के साथ टूटने के बाद बेसिकली यहां पे सर ये टूटने के बाद आपके दोबारा से अकेला ऐसा नहीं कि नॉर्थ और साउथ ही रहेगा, फिर से ये नॉर्थ साउथ और नॉर्थ साउथ पकड़ लेगा, राइट। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वापस से मैग्नेट चिपकती नहीं, क्योंकि वहां पे सेम पोल्स आ जाते हैं, और हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं सेम पोल्स है यानी नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ है तो दूर भागेगा, अपोजिट होंगे तो ही वो अट्रैक्ट करेगा, राइट। सो गाइस दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लीज याद रखना, मैग्नेट जब भी टूटेगी वो सर दो पार्ट में होगी। इसका मतलब क्या होता है कि मैग्नेट हमेशा बाईपोलर होती है, यानी सर मैग्नेट में हमेशा दो पोल्स एग्जिस्ट करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैग्नेट में अकेला नॉर्थ अकेला साउथ हो जाए, ऐसी चीज पॉसिबल ही नहीं है। तो ये मैग्नेट की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मैग्नेट में हमेशा और हमेशा बाईपोल एग्जिस्ट करते हैं, जहां पे हम लोग डाईपोल का टर्म यूज करते हैं, दैट इज डाईपोलर, राइट। सो अब एक चीज और, अगर मान लो मैग्नेट को आपने ऐसे छोड़ दिया, आपने किसी किसी बच्चे ने पूछा था, मान लो किसी रस्सी से या धागे से आपने बांध के ऐसे छोड़ दिया है, तो मैग्नेट हमेशा और हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ही लेती है, राइट। सो मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही जाएगी। अब सर यहां पर मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज और मुझे डिस्कस करनी है। अब यहां पर आ जाते हैं, यस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हो गई। अब सर क्या किया हमने, मान लो कि मैग्नेट को एक मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दिया गया, एक मैग्नेटिक फील्ड थी, ठीक है। अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, इस दिशा में जा रही है, एक सेकंड करेंटली कहां गया हमारा पेन। अब देखिए ये डायग्राम हो सकता है आपको क्लियरली ना दिख रहा हो, इसलिए मैं अच्छे से बताता हूं। सर क्या हुआ कि ये इस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड थी, ठीक है। यानी यहां पर आपका, हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, अब इसमें सर इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, इसको सर हम लोग रिप्रेजेंट कर लेना बी से। इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी हम लोग वैल्यू की बात करते हैं, वो बी है। अब मैंने क्या किया, यहां पे एक चुंबक रख दी। अब चुंबक रख दी तो सर इसमें कुछ ना कुछ बल लगेगा, कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। तो यहां पे जो मैग्नेट मैंने रखी, इसका एंगल मान लेता हूं इस मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल था, यानी जो कोण बना है वो कोण कितना बना है, थीटा बना है। तो यहां पर हमसे पूछ लेता है गुरुदेव कि ये बताइए यहां पे टॉर्क कितना लगेगा। तो गाइस यहां पे टॉर्क के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, m जो कि मैग्नेटिक मोमेंट है, b जो कि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है, और ये जो एंगल बना है साइन थीटा, इससे आप टॉर्क निकाल सकते हैं। लेकिन मुझे अभी भी एक चीज समझ में नहीं आई सर, यहां पर एक बात बताइए, चुंबक में हमको समझ में आ रहा है कि सर चुंबकीय, यहां पर चुंबक में चुंबकीय प्रॉपर्टी हमको देखने को मिल रही है, यानी चुंबक तो देखने को मिल रहा है, पर क्या धरती में भी ऐसा चुंबक तो होता है? क्योंकि सर अगर मान लीजिए मैंने सर ये चाबी ली और चाबी को पकड़कर मैंने ऐसे छोड़ दिया, तो धरती इसे अपनी तरफ खींच रही थी, है ना। वहां पे बल की बात करो बेटा, पायल दैट वुड बी अ फोर्स, राइट। सो अब जरा पॉइंट पर आता हूं, मैं फिर से रिपीट करता हूं। जैसे अर्थ के लिए मैंने क्या किया, ये चाबी है सर, चाबी धरती ने खींच ली। सब बॉटल, जो कि मेरी हर क्लास में एग्जाम्पल आता है, बॉटल को मैंने लिया बेटा, बॉटल ने भी अपनी इसको, बॉटल को भी खींच लिया अर्थ ने। दैट मीन्स कि सर अर्थ की भी अपनी कुछ प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। तो आपको क्या लगता है कि सर जो धरती है, धरती के बीचों बीच एक बड़ी सी मैग्नेट लगी हुई है क्या? एक सेकंड यहाँ पे, हाँ। तो आपको क्या लगता है, यहाँ पे मैं बना देता हूं एक बार, कि धरती ये है, तो यहाँ पे बीचों बीच क्या एक बहुत बड़ी मैग्नेट होगी, ये नॉर्थ वाला भाग हो गया, ये साउथ वाला भाग हो गया, क्या ऐसा है? तो गाइज याद रखना कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो धीरज जो आप पॉइंट रख रहे हैं वो बिल्कुल लद्दाख में देखने को मिलता है ना। सो ग्रेविटी के अगेंस्ट जहां पे काम करते हैं, उसके पीछे का लॉजिक है वो आपको समझाऊंगा, अभी के लिए समझना बेटा, ऐसा कोई लॉजिक एग्जिस्ट करता ही नहीं। होता क्या है कि धरती के अंदर हम लोग जानते हैं कि सर बहुत सारे तत्व मौजूद हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि लोहे हो गए, राइट। और वो किस अवस्था में है सर, धरती के जब बीचों बीच चले जाओगे तो सर वहां पर वो सब लिक्विड स्टेट में है, वो सारे के सारे तरल अवस्था में है।
तो जो लिक्विड स्टेट में आपके जो मेटल्स प्रेजेंट हैं, एलिमेंट्स मौजूद हैं, ये क्या होते हैं सर? लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स अर्थ के बीचों बीच मिलते हैं। और धरती में क्योंकि सर ये जो तत्व हैं, मैंने बोला कि सर लिक्विड स्टेट में तरल फॉर्म में है, इसकी वजह से क्या होता है कि जो धरती है वो भी एक प्रकार से सर चुंबक की तरह काम करती है। तो धरती के चुंबकत्व किसके कारण है? धरती का चुंबकत्व है सर इस मोल्टन मेटल के कारण, क्योंकि सर उसमें मौजूद है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि सर आपके चुंबक में है ना फ्री इलेक्ट्रॉन, तभी तो चुंबक की प्रॉपर्टी दिखा रही थी। इसी प्रकार से धरती के अंदर भी सर आपके जो है वो आपके अब बोलेंगे सर तरल आपके धातु हैं, और तरल धातु के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लगातार सर मूव करते रहते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते हैं, जिसके कारण आपकी जो धरती है सर उसमें भी आपके ये मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी यानी चुंबकत्व की प्रॉपर्टी आ जाती है। इसी वजह से यहाँ पे सर हमको नॉर्थ और साउथ पोल देखने को मिल जाता है, राइट। सो कहानियां इतनी डिटेल में नहीं पूछेगा, लेकिन कुछ लोग सर पहले सोचते थे, बहुत सारे लोगों ने सोचा कि सर वो एक बड़ी सी बार मैग्नेट होती है। नहीं सर, ऐसा कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। वो बड़ी सी कोई चुंबक नहीं लगी है। लॉजिक बस इतना है कि सर वो लिक्विड स्टेट में जो मेटल्स प्रेजेंट हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते रहते हैं, जिसके कारण ऐसा लगता है कि धरती के अंदर क्या है सर, यहाँ पे मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आ गई है। आशा, संजू, माही, साहिल, सृष्टि, आई गेस इट इज क्लियर। अब सर एक बात बताओ, चुंबकत्व जो है वो किस किस में देखने को मिल सकता है? कैन यू टेल मी? सर मैं कुछ मेटल्स के एग्जांपल पूछना चाहूंगा जिसमें ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी देखने को मिल जाती है। सो एक बार यहां पे बताओ तो निंजा, शिवांगी, सलोनी और स्पेशली बापुनी। आई एम अफ्रेड। अच्छा मजाक कर रहा हूं, लेकिन सीरियसली क्या किसी का यहाँ पर कुछ पूछना तो पूछो, नहीं तो मुझे बस ये बताओ यहाँ पे सब चुंबकत्व की प्रॉपर्टी है यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किस किस में देखने को मिलेगी? सो अभिषेक इज गोइंग विद आयरन, अमन कह रहे हैं कॉपर, बहुत बढ़िया। नोबज्योति यहाँ पर आयरन, नाज कह रहे हैं सर ट्रेन में। बेटा ट्रेन मैंने ना देखो ट्रेन का एग्जांपल है, मैं बस मेटल का नाम पूछना चाहता हूँ। सो अच्छा क्वालिटी इशू बेटा वो नेटवर्क का इशू होगा बेटा। सो आयरन, कोबाल्ट, निकल, धीरज कह रहे हैं गोल्ड। देखिए अब यहाँ पे आप लोगों ने अलग अलग मेटल्स का एग्जांपल दिया। अब देखिए यहाँ पर 1 to 6 एक बार प्लीज अपना डाउट दोबारा से पूछना, क्योंकि ना वो डाउट निकल गया है शायद। तो दैट मींस कि यहाँ पर अगर मैं अलग अलग मेटल, अरे बाबू इट्स ओके भाई, डाउट है तो पूछेंगे, जस्ट रिलैक्स, जस्ट चिल भाई। तो अब सर यहाँ पे देखिए आप लोग जो अलग अलग आंसर दिए, किसी ने आयरन बोला, किसी ने निकल बोला, तो मैं आपको ये जरा बता दूं कि सर आपके पास जो ये अलग अलग आपके एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं सर, सभी की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है जो सर डिपेंडेंट है किसके ऊपर? यहां पर याद रखिएगा सर, यहां पे सबसे पहले आता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ये क्या होता है सर? ऐसा है कि जैसे लोहा है, दूसरी है प्लास्टिक है। मैं 2 एग्जांपल लेता हूं। मान लो कि सर ये लोहा है, इस मार्कर को लोहा मान लेना, ये प्लास्टिक है। अब सर अपने अंदर आसानी से मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मेशन को कौन सपोर्ट करेगा? यानी मैं अभी जो आपको मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा था, सही याद है? मैं आपको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स थी यहां पर। तो मैग्नेटिक फील्ड को बनने में आसानी से कौन सपोर्ट करेगा? ये लोहा या प्लास्टिक की बोतल? सिंपल सी बात है, ये लोहा। डेट मीन्स कि लोहे की जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है वो ज्यादा है। तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होती है? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं परागीयमता। तो परागीयमता का मतलब क्या होता है सर? चुंबकीय क्षेत्र के गठन को कौन ज्यादा समर्थन दे रहा है? तो सिंपल सी बात है भाई, प्लास्टिक की जो बॉटल है ये चुंबकीय क्षेत्र को बनने नहीं देगी, ये लोहा जरूर बनने देगा। दैट मीन्स कि जो लोहा है इसकी परागीयमता यानी कि परमिएबिलिटी ज्यादा है। अब आप लोगों ने जो अलग अलग एग्जांपल दिए, उसमें मैंने प्लास्टिक का जानबूझ के एग्जांपल दिया जिससे आप लोग अच्छे से इसको समझ पाए। तो व्हाट इज इट? परमिएबिलिटी हमको समझ में आई। अब इसी में एक चीज पे और आता हूं मैं। अब यहां पे सर आते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये क्या होती है? अब यहां पे सर एक चीज और ले लेते हैं। देखिए अब यहां पर सर ये जो मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करता, आप इसे किस हद तक ले जा सकते हैं, किस इंटेंसिटी तक ले जा सकते हैं? यानी कि सर ये आपका लोहा है और यहां पर हम लोग मान लो लकड़ी का एग्जांपल ले लेते हैं, या निकल और लकड़ी का एग्जांपल लेते हैं। ये है निकल और ये है लकड़ी, ठीक है। अब क्या हुआ कि सर यहाँ पे अब किसी यूनिट की मैं बात करता हूं, तो ये वो यूनिट हो जाएगी कि आपने जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट करी, तो आप किस लेवल तक इसको मैग्नेटाइज कर सकते हैं, यानी किस लेवल तक आप इसको मैग्नेटाइज कर पा रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी किस लेवल तक पहुंचे, तो कुछ लिमिट होती होगी ना, तो वो लिमिट बताते हैं हम लोग यहां से। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ये क्या हो गया? ये वो लिमिट हो गई जहां पर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जब उसे मैग्नेटाइज करना चाह रहे हैं, तो किस लेवल तक उसके अंदर आप मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं। यानी कि ये वो इकाई हो गई जिसका उपयोग उस डिग्री को मापने के लिए किया जाता है जिस हद तक चुंबकीय क्षेत्र से किसी भी सामग्री को चुंबकित किया जा सकता है। अब ऐसा कि लोहा हमेशा चुंबक नहीं था, या सर निकल हमेशा से चुंबक नहीं था, हमको क्या करना पड़ेगा? उस मैग्नेटिक फील्ड में उसे रखना पड़ेगा। अब चुंबकीय क्षेत्र में अभी मैंने उदाहरण दिया था, ये देखो ये लाइन जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड है।
अब मैंने क्या किया, इसके अंदर से इसके अंदर मैंने लोहा रखा, तो लोहा जब रखा तो कुछ समय के बाद ये चुंबक जैसा काम करने लगेगा, या मैंने इसमें से निकल को रखा तो कुछ समय बाद ये आपका चुंबक की तरह काम करने लगेगा। तो यहां पर कहा जा रहा है कि ये उस डिग्री की बात करी जा रही है जिससे आप माप रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी सामग्री को आप चुंबकित कर रहे हैं, तो वो सर लेवल कितना है, वो डिग्री कितनी है। तो ये आपका पार्ट हो गया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम लोग सर यहाँ पे एच से रिप्रेजेंट करते हैं। एक लास्ट चीज और जो कि इंपॉर्टेंट है वो है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब ये बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में है, कितनी आसानी से आप किसी को भी चुंबक बना सकते हैं, बिल्कुल सिंपल। कितनी आसानी से किसी भी चीज को चुंबक बनाया जा सकता है, इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं काई एम से। इसको हम बोलते हैं चुंबकीय सुग्राह्यता, इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो सर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या हो गई, कितनी आसानी से आप किसी को भी चुंबक बना पा रहे हैं। अब देखो, चुंबक बनाने में हो सकता है कोई बहुत ज्यादा समय ले, कोई हो सकता है बहुत आसानी से बन जाए, कोई हो सकता है कि सर बीच वाले लेवल पे आ रहा हो। तो यहां पर चुंबक की कैटेगरी 3 होती है। अब ये चीज मैं आपको कल ही बताऊंगा, क्योंकि आज सर हमारे पास फिर उतना टाइम नहीं है, तो इतने वाले पार्ट को हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। इतने वाले पार्ट को फिर हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। तो कल ना एक्चुअली आपको मैं 3 चीजें बताऊंगा, आप लोगों ने सुना भी होगा, फेरोमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। तो ये चीज ना हमने हमेशा से रटी है, तो मैं चाहता हूँ कि ना इसे रटाऊं ना, इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं। तो बस यहां तक आज हम रख रहे हैं। अच्छा, कल का टाइम अभी फिक्स नहीं है, क्योंकि अभी मैंने टीम से डिस्कस नहीं किया है। मैं एक बार मैनेजर सर से बात करता हूँ, कल का जो भी टाइम है ना, कल मैं एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा। कल मैं हो सकता है कि मैराथन सेशन लूँ, तो 1.5 से 2 घंटे हम लोग पढ़ेंगे। इसमें एक तो मॉडर्न फिजिक्स, और इसका सर एक पार्ट रह गया है फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, पैरामैग्नेटिक क्या है, और डायमैग्नेटिक क्या है। तो ये चीज आप लोगों के लिए यहाँ पे मेंशन्ड है। तो डायमैग्नेटिक क्या है, इसको एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा। देख रहे हो सर, कॉपर, लेड, जिंक, ये आता है डायमैग्नेटिक में। क्यों आता है, ये कल की बात है। आप लोगों ने सर एग्जांपल लिया था एल्यूमिनियम, क्रोमियम, प्लेटिनम, ये आता है पैरामैग्नेटिज्म में। क्यों आता है, इसी प्रकार से लोहा है, यानी कि आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये सब आते हैं फेरोमैग्नेटिक में। तो फेरोमैग्नेटिक क्या है, डायमैग्नेटिक क्या है, पैरामैग्नेटिक क्या है, इसके लिए सर थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो एटलीस्ट 15 मिनट तो मुझे लगेंगे इस चीज को समझाने में। उसके बाद में फिर मॉडर्न फिजिक्स पे आऊंगा, ठीक है। सो कोई नहीं मधुमिता, कल इस वाले पार्ट को रिवाइज कर लेंगे। चलो, तो इस वाले पार्ट को मैं भेज रहा हूँ। सो अब 1 to 6 का एक बार बेटा, 1 to 6 एक बार फटाफट से अपना डाउट पूछेंगे ना, सर आ चुके हैं एक्चुअली, आई नीड टू गो। सो एक बार फटाफट से 1 to 6 फटाफट से अपना डाउट पूछो, क्या होगा डाउट। हाँ, एनवीएस के लिए बेटा इट वुड बी इनफ। सो नितेश चौहान, सभी लोग एक काम करना, मुझे एक काम करो, अपने ना मुझे टेलीग्राम चैनल पर आप फॉरवर्ड कर देना फिर अपने डाउट्स, ठीक है। चलो ओके देन, फिर बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।